वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैप्टर है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। अब तक अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो भी पढ़ा है अप टू चैप्टर 7, वहाँ तक हम देख चुके हैं कि 600 BCE आते आते क्या क्या सिचुएशन रही। हमने अशोका एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ा, यानी 300 BC तक हम देख चुके हैं। उसमें हमने देखा कि पहले जब अर्ली वैदिक एरा की बात करें, ऋग्वेदिक एरा की बात करें, तो जो सोसाइटी थी वो मेनली पेस्टोरल थी, यानी लोग खेती बाड़ी ना करके जानवरों को चराते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में कहाँ शिफ्ट हुआ? एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर हुआ। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ और क्या चेंज आया? जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, कैसे? आयरन का डिस्कवरी हुई। आयरन की डिस्कवरी से हमारे पास जो हल थे वो अच्छी क्वालिटी के हुए, तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा? हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा फसलें ग्रो होंगी। ज़्यादा फसल के ग्रो होने से क्या होगा? एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस को हम एज अ टैक्स भी दे सकते हैं। राजा कर लगाएगा, और कर किस फॉर्म में होगा? कैश की फॉर्म में या ग्रेन्स की फॉर्म में? तो उस टाइम पे ग्रेन्स की फॉर्म में ही कर को दिया जाता था। हमने देखा कि जो हंटर गैदरर सोसाइटी थी, वहाँ के लोग जो भी जंगल से जो चीज़ें रिसीव करते थे उसी में से कुछ भाग वो किंग को दे देते थे। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ कॉमोडिटीज़ हम टैक्स पे करते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो कैश की फॉर्म में ही हो। ठीक है, तो अब ऐसे कारण से क्या हुआ कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट विलेजेस सामने आई, है ना। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाउन सामने आई। टाउन कैसे? टाउन वो चीज़ है जहाँ पे ट्रेड होगा, व्यापार होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर को और अच्छे से, ये ब्रीफ हमने देखा, और अच्छे से इसको समझते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सुरभि मित्तल। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत भी एक स्टोरी से की गई है, एक बच्चे के क्वेश्चन से, या एक बैकग्राउंड वो देते हैं। तो प्रभाकर एक स्मिथ की शॉप पे बैठा है। आपने लुहार देखा होगा या आपने गोल्ड स्मिथ वगैरह सुने होंगे, जो क्या है, जो लोहे को पीट पीट के कुछ शेप देते हैं ना, आभूषण बनाते हैं, ऑर्नामेंट आपने देखा। तो वो देखता है कि उनके पास बहुत सारे आयरन टूल्स रखे हैं, जैसे कि उनके पास एक्सेस एंड सिकल्स, यानी कि उनके पास कुल्हाड़ी है, और सिकल यानी दराती, इस तरीके की चीज़ें उनके पास रखी हैं। तो वो एक चीज़ और देखता है कि उस लोहार की शॉप में एक ब्राइट फायर भी जल रही है, यानी कि वहाँ पे आग भी जल रही है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब भी हम आयरन से कोई टूल बनाते हैं तो सबसे पहले आयरन को मेल्ट करना पड़ता है ना, थोड़ा पिघलाना पड़ता है, फिर उसको पीट पीट के जैसी शेप हमको चाहिए उस शेप में कन्वर्ट किया जाता है। आप 6 क्लास में हैं अभी, तो आई होप आपने साइंस के चैप्टर में थोड़ा सा मेटल एंड नॉन मेटल वाले जो चैप्टर है उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन, उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है ऑन हीटिंग। ठीक है, तो आप थोड़ा 7th या 8th क्लास में जब आएंगे तो आप एक प्रोसेस को और अच्छे से जानेंगे। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, कि हम मेटल को किस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स दे देते हैं, उसकी शीट बना देते हैं। आप खाना जो है, मम्मी रोटियां किस में पैक करके देती है? एल्यूमिनियम फॉइल में। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसको पीट पीट के हमने फॉइल की शेप दे दी। ठीक है, तो वही चीज़ वो देखता है। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइसी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि ये कैसे इस तरीके से इस टूल्स को बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं आग का, तो वो ये चीज़ देखता है। आगे देखेंगे। अब हम इस चैप्टर की जो मेन थीम्स हैं उसमें सबसे पहला है आयरन। आयरन की अगर हम बात देखें, आयरन को हम पुराने चैप्टर में भी देख चुके हैं। कहाँ पर? आयरन को हमने मेगालिथिक बरियल्स के अंदर देखा था। साउथ इंडिया में एक प्रैक्टिस थी कि जो लोग मर जाते थे, जो डेड बॉडीज़ थी, उनको ज़मीन में दफना कर उस ज़मीन के सरफेस पे चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर से कवर कर दिया जाता था उसको, है ना। उसको बोलते थे मेगालिथिक बरियल। मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब होता है पत्थर, तो मेगालिथिक बरियल। ठीक है, इसमें हमने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया। वहाँ पे हमने देखा कि उन डेड बॉडीज़ के साथ हमें आयरन भी मिला है मेगालिथिक बरियल में। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1000 BCE के आसपास आयरन का इस्तेमाल लोगों ने सीखा। ठीक है, द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो।
Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. हमें मेगालिथिक बरियल में इनका एविडेंस मिला है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ साइट्स पढ़ाई थी, उसमें एक साइट थी अतरंजी खेड़ा। एक साइट का मैंने नाम बताया था अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा यूपी में है और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे भी आयरन के एविडेंस मिला है। यहाँ पे हमको वो फैक्ट्री के एविडेंस मिला है जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता था या उससे और टूल्स बनाए जाते थे, तो उसके साक्ष्य प्राप्त हमें इस जगह से हुए, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट हम देखेंगे अराउंड 2500 ईयर्स अगो देर इज अ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल। अब धीरे धीरे 2500 साल पहले यानी आज से 600 BCE के आसपास हमें ये देखने को मिला कि आयरन का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पे होने लगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, ग्रोइंग यूज़। ठीक है, कैसे? उसका एक्सेस यानी कि जो कुल्हाड़ी है उसे बनाने में। अब कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लोग कहाँ करेंगे, सोचिए। जब पाटलिपुत्रा की हमने बात करी, पाटलिपुत्रा आपने पढ़ा कि इट इज़ द कैपिटल ऑफ मौर्याज, राइट? तो वो एक फॉरेस्टेड एरिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थे। अब जब लोग पहले हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, इंडस नदी के किनारे रहते थे, फिर धीरे धीरे लोग गैंजेटिक वैली, गंगा के किनारे बसना स्टार्ट हुए। अब आपको पता है कि जहाँ जहाँ से गंगा फ्लो करती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी है, क्योंकि भाई वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है ना, फॉरेस्टेड एरिया भी है। जैसे पाटलिपुत्रा है तो वहाँ पे भी चारों तरफ वो बहुत अच्छा, वहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज है हमारे पास। तो लोगों ने जब आयरन टूल्स उनके पास आए तो उन्होंने उसके थ्रू जंगल को काटना शुरू कर दिया और वहाँ पे रहने की जगह बनाई, है ना। तो ऐसा पॉसिबल कब हुआ, जब उनके पास ऐसे टूल थे। पहले लोग पत्थर के औजारों से काम करते थे, तो क्या ये पॉसिबल था कि पत्थर के औजार से एक विशालकाय जंगल को काट दिया जाए और रहने की जगह बनाई जाए? नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। जब आयरन डिस्कवर हो गया उसके बाद इट वॉज पॉसिबल। ठीक है, तभी जो भी लोग थे वो कहाँ मूव करने लगे, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट टू गैंजेटिक वैली। तो ये एक रीज़न है कि लोगों ने ऐसे मूव करना क्यों स्टार्ट किया। 600 BCE के आसपास तक आते आते क्यों महाजनपदास बने, क्यों किंग्स पावरफुल हो गए। जब हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि किंग के पास ना कोई महल था, ना जैसा आज का राजा को हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं उसके पास खूब पैसा होगा, महल होगा, ये होगा, ऐसा क्यों नहीं था ऋग्वैदिक एरा में? क्योंकि उस टाइम पे आयरन नहीं था, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं था, टैक्स नहीं था। लेकिन जब महाजनपदास आए, वो क्यों बने, उसका मेन कारण था आयरन की डिस्कवरी। सबसे बड़ा कारण आयरन की डिस्कवरी के कारण एग्रीकल्चर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसके कारण सरप्लस प्रोड्यूस हुआ। साथ में फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो थी, उनको फॉरेस्ट को हटा के हम और भी कार्य कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, तो आयरन का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा चेंज था उस टाइम पे, राइट। तो फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लॉशर, आपने देखा जो हल होता है वो लोहे का, आयरन का जो हल हुआ तो उससे बेटर आप मिट्टी की टिलिंग कर सकते हैं, बेटर तरीके से उसको एग्रीकल्चर में आप यूज़ कर सकते हैं। जितना लकड़ी का जो हल था वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था जितना कि लोहे का हल की डिस्कवरी के बाद वो चीज़ हुआ। अब हम देखते हैं कि 600 BCE के आसपास हमारी क्या सिचुएशन थी। सबसे पहला जो लेबर था, अगर हमें काम करने के लिए कहीं भी कुछ ज़रूरत है तो वो लेबर कौन देता था? लोग देते थे। लोग, जो प्रजा थी वो लेबर प्रोवाइड करती थी। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टेन। फार्मर्स को और ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि अब क्रॉप प्रोडक्शन सर्टेन हो गया, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं थी। यानी पहले ऐसा था कि हो सकता है कि क्रॉप होगी अच्छी या नहीं होगी, अनसर्टेन था वो चीज़, लेकिन अब वो चीज़ निश्चित हो गई, सर्टेन हो गई कि अब आयरन प्लॉशेयर है और आप गैंजेटिक वैली में हैं तो पानी की रिसोर्सेज भी अच्छी हैं, आपको अलग से इरिगेशन की नहीं चाहिए कोई भी रिजर्वायर वगैरह, क्योंकि गंगा वैली गंगा जो है, गंगा रिवर, वो सबसे बड़ा सोर्स है इरिगेशन के लिए। तो फार्मर्स के लिए अब क्रॉप प्रोडक्शन उनकी और अच्छा प्रोडक्शन हो गया। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्स। फार्मर ने और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया क्योंकि उनको अब टैक्स भी देना पड़ता था। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। साथ में जो हमारा राजा था
वो भी इस बात का ध्यान रखता था कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टेट प्रोवाइड करे, स्टेट मतलब राजा प्रोवाइड करे, कोई भी लोगों को दिक्कत ना आए, चाहे बांध का काम हो उस टाइम पे, या नदी भी है तो नदी से भी इरिगेशन फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी वो राजा देखता था। लेकिन साथ में उस पर क्या कहते हैं, टैक्स भी लगाया जाता था। अगर मान लीजिए राजा ने नहर है, ठीक है, वो राजा ने बनवाई कि भाई हमें इरिगेशन में हेल्प होगा, तो राजा उसके लिए टैक्स भी कलेक्ट करता था। तो इरिगेशन टैक्स भी उस टाइम पे था, यानी ये राजा की जिम्मेदारी थी कि वो ये देखे कि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। इन द तमिल रीजन, अब हम साउथ रीजन की थोड़ा सा सिचुएशन देखते हैं। ये तो हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में देखा, उत्तरी भारत के बारे में। अब तमिलनाडु कहाँ पे है, तमिल रीजन साउथ इंडिया में, ठीक है। वहाँ पे जो लार्ज लैंड ऑनर्स थे, जिनके पास बड़े बड़े भूमि के क्षेत्र थे, उनको हम क्या बोलते हैं, वेल्लालार, ठीक है, वेल्लालार। और जो ऑर्डनरी प्लोमैन थे, जो नॉर्मल भाई कृषक थे, उनको बोलते हैं उज़हावर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में। लार्ज लैंड ऑनर्स को हम तमिल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, विल्लालार। और उज़ावर जो नॉर्मल ऑर्डनरी पेजेंट हैं, प्लॉमैन हैं। लैंडलेस लेबरर, जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो स्लेव्स हों उसमें, उनको बोलते हैं कराईसियार या आदिम है, कराईसियार या आदिम है। तो ये जो चारों टर्म्स हैं ये अच्छे से आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। आप जब इनको 3-4 बार देखेंगे ना, खुद ही आपको याद हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, उसी को मेरे पीछे रिपीट करेंगे या ये है तो वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जो ऑर्डनरी प्लॉमैन थे, जिनके पास अपना लैंड तो था लेकिन वो साधारण बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं था लैंड का, उज़ावर बोलते थे। जो बड़े लार्ज लैंड ऑनर्स थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे भूमि के, उनको वेल्लालार बोलते थे। और कड़ाईसियार या आदि में किनको बोला जाता था, जिनके पास अपना लैंड नहीं था, स्लेव्स हों उसमें, क्योंकि उनके पास तो था नहीं अपना लैंड, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। आगे देखते हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्राम भोजक। जब हम उत्तरी भारत की बात करें तो उसमें जो विलेज का जो हेड होता था, विलेज का जो प्रमुख होता था, उसको ग्राम भोजक बोला जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। ऐसा देखा गया जो ग्राम भोजक की पोस्ट थी, जो विलेज का हेड हुआ करता था, वो एक ही फैमिली के लोग बार बार जनरेशन टू जनरेशन बनते रहे। मान लीजिए आज एक फैमिली में कोई पर्सन आज हेडमैन है, तो नेक्स्ट बार कौन बनेगा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ऐसा हेरिडिटरी राजा ने नहीं कहा था, लेकिन ये एक वहाँ पे कस्टम हो गया कि वो चीज़ हेरिडिटरी हो गई, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, ठीक है। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। और आप खुद सोचिए कि अगर वो विलेज का हेडमैन है तो वो सबसे ज़्यादा उसके पास लैंड होगा, लार्जेस्ट लैंड ऑनर होगा वो। और तमिल लैंग्वेज में आपने देखा कि लार्जेस्ट लैंड ऑनर को हम क्या बोलते थे, वेल्लालार बोलते थे। जनरली ही हैड स्लेव्स, उसके पास अपने खुद के स्लेव्स हुआ करते थे। वर्कर्स होते थे जिनको वो हायर करके रखता था टू कल्टिवेट द लैंड, क्योंकि वो खुद तो काम करेगा नहीं लैंड पे, कौन करेगा, जिनको वो किराए पे रखेगा करने के लिए। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. क्योंकि वो पावरफुल था तो किंग उसे ही जिम्मेदारी दे देता था कि आप ही विलेज से जितने लोग हैं उन सबसे टैक्स कलेक्ट करके आप मुझे दोगे, ठीक है। तो ही ऑल्सो फंक्शन एज जज एंड समटाइम्स एज पुलिसमैन। तो आपने देखा जो ग्राम भोजक था उसके कौन कौन से रोल्स थे। जो विलेज हेडमैन था, पहला रोल वो लार्जेस्ट लैंड ऑनर था। दूसरा रोल वो राजा को टैक्स कलेक्ट करके अपनी विलेज से राजा को प्रोवाइड करता था। थर्ड, अगर गांव में कोई भी समस्या होती है, कुछ है, तो उसका फैसला एज अ जज कौन करेगा, विलेज हेडमैन करेगा। फोर्थ, अगर कभी कोई लड़ाई होती है, कुछ है, तो एज अ पुलिस का रोल भी विलेज हेडमैन ही करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर नोन एज गृहपति। अब हमने ग्राम भोजक को देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे फार्मर भी थे जो इंडिपेंडेंट थे, यानी किसी पे डिपेंड नहीं थे। इंडिपेंडेंट फार्मर जिनको हम बोलते थे गृहपति। एक बात सोचिए, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है। अब मैं खुद तो ज़मीन पे काम नहीं करूँगी, तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों को कहा ठीक है तुम्हें मैं अपनी ज़मीन किराए पे देती हूँ, तुम मेरी तरफ से फसल बो करो, मुझे इतना हिस्सा दे देना, और बाकी मैं तुम्हें या तो पेमेंट की फॉर्म में पे कर दूँगी, या हो सकता है तुम्हें इतनी फसल रखो। तो वो क्या है, हायर्ड वर्कर है। लेकिन कुछ गाँव में ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी खेती खुद करेंगे,
है ना, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। तो वो जो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट फार्मर हैं उनको क्या बोला जाता था, गृहपति बोला जाता था। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर, जिनके पास बहुत बड़ा लैंड तो नहीं होता था, स्मॉल लैंड था, लेकिन वो उसके ओनर खुद थे। एंड देन देयर वर मेन एंड वेमेन सच एज दास कर्मकार। साथ में कुछ लोग और हैं जिनको दास कर्मकार बोला जाता है, जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता। अब मेरे को आप यहीं पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि हमने तमिल अभी उसमें देखा, तमिल लिटरेचर में या तमिल एरिया में वहाँ पे लैंडलेस लेबर को क्या बोला जाता था। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो दास कर्मकार बोलते हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं है। अभी हमने पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में बताया मैंने आपको कि तमिल में उन लोगों को क्या बोलते हैं। सो यू शुड, आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर, दूसरों की फील्ड पे काम करके वो करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर एंड वीवर। साथ ही साथ विलेज में और भी बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन जो किसी तरीके का क्राफ्ट करते हैं। क्राफ्ट समझते हैं आप, क्राफ्ट यानी कौशल है, उनमें कोई स्किल वाला काम करते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट्स, आभूषण बना रहा है ना, या मैंने बात कही कि कोई पॉटरी बना रहा है, अलग अलग क्ले का काम कर रहा है, ठीक है, या फर्नीचर बनाने वाला कारपेंटर हो गया, तो लुहार है, ये सब क्या है, ये क्राफ्ट पर्सन्स हैं, ठीक है। चलिए, मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर कैपिटल ऑफ महाजनपदास। जो बहुत सी सिटीज़ 2500 साल पहले यानी 600 BC के आसपास डेवलप हुई, वो क्या थी, मोस्टली ऐसी थी जो किसी ना किसी महाजनपद की कैपिटल है। जैसे पाटलिपुत्र उस टाइम की बहुत फेमस सिटी थी, तो वो कैपिटल थी मगध की, ठीक है। हमने देखा वत्स महाजनपद पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, जो आज का इलाहाबाद या प्रयागराज रीजन है। तो कौशाम्बी भी बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे क्या थी, सिटी थी। या मैं बात करूं, अवंती उस टाइम पे महाजनपदा था, तो अवंती की कैपिटल क्या थी, उज्जैन। तो उज्जैन भी बहुत बड़ी सिटी थी उस टाइम पे, तो ये चीज़ बोली गई है। सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मासिव फोर्टिफिकेशन वॉल। अब ये सिटीज़ भाई इतनी बड़ी थी, तो राजा क्या था यहाँ का, इनकी किलेबंदी करा के रखता था। अगर ये सिटी है, यहाँ पे महल है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो चारों तरफ से सिटी की बाउंड्री करा के रखता था, किलेबंदी करा के रखता था। क्यों, ताकि बाहर से कोई भी इस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के लिए। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स, ceramic rings arranged one on top of other. These are known as ring wells. These seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. बहुत सारी जगह सिटीज़ में आर्कियोलॉजिस्ट को किसके एविडेंस मिले, रिंग वेल्स। और रिंग वेल्स क्या हैं, रिंग वेल का कई बार यूज़ एज अ टॉयलेट किया जाता था, ठीक है, या कई बार उनका इस्तेमाल एज अ ड्रेन, जो नाली होती है, या गार्बेज, जहाँ पे पूरी सिटी का या विलेज का गार्बेज एक जगह डंप किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते थे, रिंग वेल्स, ठीक है। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउस। और कई बार ऐसा भी होता था कि ये रिंग वेल्स हमको इंडिविजुअल घर में भी मिली हैं। देखिए, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा रिंग वेल्स। ये दिल्ली में मिलने वाली रिंग वेल्स की एक पिक्चर है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। ये रिंग वेल्स हुआ करती थी, ठीक है, कुछ इस तरीके की दिखती हैं, ये रिंग वेल्स हैं। देखिए, अब मैं आपको एक लोकेशन दिखाऊंगी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक जगह है भरूच, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में। आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात दिख रही है। ये कोस्टल एरिया, कोस्टल टाउन है, यानी कि ये क्या है, तट के पास स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेड हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, भरूच, या इसको पहले बेरीगाजा भी बोलते थे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। गुजरात को अगर आप देखें तो जो ऊपर वाला एरिया ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये गल्फ ऑफ खंबात कहलाता है, ठीक है। चलिए, देखिए, अब आपकी बुक में एक है स्टोरी ऑफ बेरीगाजा। अभी मैंने आपको भरूच की लोकेशन दिखाई। ये जो गल्फ है ये बहुत ही नैरो है, यानी ये बहुत ही संकीर्ण है, ठीक है, और very hard to navigate for those coming from the sea. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ट्रेड के लिए, लेकिन यहाँ का रास्ता जो था बहुत ही नैरो था, ठीक है। द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगाजा वर वाइन। क्या क्या चीज़ें विदेश से आयात या निर्यात, दो चीज़ होती हैं। देखिए, एक्सपोर्ट मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ भारत से बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट है, और जब कोई चीज़ दूसरे देश से भारत आएगी तो वो इम्पोर्ट है, ठीक है, आयात है।
अब यहाँ पे इम्पोर्ट्स इनटू बेरी गाजा, अगर हम देखें बाहर से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या हम मंगवाते थे, वाइन मंगवाते थे, कॉपर, टिन, लेड यानी सीसा, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ये सब इम्पोर्ट आइटम्स थे। ठीक है, तो ये आप लिस्ट बना लेना क्या क्या चीज़ इंडिया उस टाइम पे इम्पोर्ट किया करता था। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, यानी क्या क्या चीज़ें यहाँ से बाहर जाया करती थी, तो जो इम्पोर्टेंट औषधि वाले प्लांट होते हैं, प्लांट्स हिमालय रीजन से, आइवरी, हाथी दांत, कार्नेलियन है या एक, ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी, यानी कि यहाँ से व्यापार किया जाता था। आइवरी है, एगेट है या कार्नेलियन है, सिल्क है, परफ्यूम है, ये सब चीज़। अब ये क्या है, आइवरी आप जानते हैं, कार्नेलियन आपने देखा था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में रेड कलर का एक बहुत ही प्रीशियस पत्थर होता है। एगेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टोन है, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। ठीक है, स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉड बाय द मर्चेंट्स फॉर द किंग, जो व्यापारी थे वो राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया करते थे, और गिफ्ट में क्या क्या रहता था, वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल विमेन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ। तो आप देखते हैं कि उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी इंडिया में। अब हम देखते हैं ट्रेड की जब बात आई है, व्यापार की, तो हमें व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ करेंसी भी चाहिए होगी, है ना, जो हम आदान प्रदान कर सकें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में या फिर हम बात करें ऋग्वैदिक एरा में, तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था। क्या नाम है उसका, बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब अगर मैंने मान लो आपसे 1 किलो गेहूं लिए हैं, तो उसके बदले में मैं आपको कोई चीज़ दूंगी, जैसे कि मान लो मेरे पास चावल है, तो मैंने चावल के बदले गेहूं ले लिया, तो ये बार्टर सिस्टम है। लेकिन ट्रेड में अब ऐसा तो हर बार नई चीज़ पॉसिबल होती, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए। तो पहले जो अर्लीस्ट कॉइन थे, ये क्या है, सबसे पहले अर्लीस्ट कॉइन कौन से थे, पंच्ड मार्क कॉइन्स। पंच्ड मार्क कॉइन, जिन्हें पंच करके बनाया जाता है। पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर, या कभी ये स्क्वायर और राउंड शेप भी होती थी, तो रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर या राउंड कैसी भी शेप हो सकती थी। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये मेटल शीट से बनते थे। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल, यानी इन वाले कॉइन्स के ऊपर क्या किया जाता, थप्पा लगाया जाता था, कुछ ना कुछ क्या स्टैम्पिंग के थ्रू होता था, तभी तो इनको पंच बोला जाता है, पंच मार्क कॉइन। Hence they are called punch mark coin. These coins are found over most part of subcontinent and remained in circulation till the early centuries CE. कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अगर इंस्क्राइब्ड वाले कॉइन है, जैसे आपने आज देखा 5 रुपए का सिक्का है, उस पर स्टैम्प थोड़ी ना लगी है, वो तो उसके ऊपर उकेरा गया है, इंस्क्राइब्ड है, 5 रुपए लिखा रहता है। लेकिन ये क्या है, ये पंच किया गया है, कोई दूसरी स्टैम्प को उसके ऊपर थप्पा लगाया गया है, तभी ये पंच मार्क कॉइन्स है। आगे देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट सिटी है मथुरा। मथुरा के बारे में देखते हैं। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. मथुरा उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ वो भी एक ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि मथुरा अगर देखें तो एकदम बीच में पड़ता है, अगर हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं तो भी, या नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो भी। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, तो यहाँ पे भी किलाबंदी देखी गई है। यहाँ पे बहुत सारे श्राइन्स हैं, यानी रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, और जो फार्मर और हर्डर थे आसपास के एरिया के, वो लोगों को इन सिटी में फूड प्रोवाइड करते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस। मथुरा सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए, अपनी मूर्ति कला के लिए, स्कल्पचर के लिए। Around 2000 years ago, मथुरा became the second capital of कुषाण। मथुरा के बारे में आगे देखते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने अशोक के बारे में पढ़ा, मौर्यन रूल के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे बाहर से बहुत सारे लोग ने इंडिया पे आक्रमण किया, तो एक ट्राइब थी कुषाण, उन्हीं में से एक ट्राइब कौन थी, कुषाण। तो कुषाण ने अपनी कैपिटल बनाया मथुरा को, सेकंड कैपिटल मथुरा को बनाया। पहली उनकी जो कैपिटल थी वो थी पेशावर, ठीक है, जो पाकिस्तान में है। सेकंड कैपिटल उन्होंने बनाया मथुरा को।
मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, हमने देखा यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट मठ भी हैं, जैन सेंटर भी हैं, ठीक है, जैन रिलीजियस प्लेसेस भी हैं, एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्ण। और सबसे इम्पॉर्टेंट मथुरा क्यों है? हिंदुइज्म में जो कृष्ण भगवान है उनकी जन्मभूमि बोला जाता है। तो सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन द सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। देर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ। और इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो वाराणसी है नॉर्थ में, मदुरई साउथ में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं? मथुरा देख लिया, साथ में नॉर्थ इंडिया में वाराणसी यानी आज का बनारस, मदुरई आज के तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। बोथ मैन एंड वीमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। अब हम देखते हैं क्राफ्ट पर्सन का थोड़ा सा। Many craft persons and merchants now formed association known as श्रेणीज। जो उस टाइम के व्यापारी गण थे उन्होंने अपना एक संघ बना लिया जिनका क्या नाम था? श्रेणी। एक संघ बनाया उन्होंने। These श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल। इनका काम क्या था कि जो लोग हैं जो उस ट्रेड में से, मान लो अगर कोई किसी चीज़ का व्यापार कर रहा है तो उस चीज़ को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लगेगा या ट्रेनिंग देनी है ना, जो बताना है फिनिश प्रोडक्ट के बारे में कैसे क्या है, वो श्रेणीज का काम है, ठीक है। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक। ये बैंक का काम भी करती थी, पैसे भी ग्रांट मतलब लैंड करती थी, कर्जा देती थी। where rich men and women deposited money. This was invested and part of investment was returned or used to support religious institutions such as monastery. तो ये जो भी व्यापार से इनको पैसा ही कमाते थे ये दान भी किया करते थे, चाहे बुद्धिस्ट मठ हो या कुछ, तो इनके दान के एविडेंस भी हमें मिले हैं। अब है रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। किस तरीके से जो स्पिनिंग एंड वीविंग कौन सी प्रोसेस है? कपड़ा बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? चाणक्य की बुक है। हमने देखा है ना, चाणक्य की बुक थी। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिसर। किस तरीके से स्पिनिंग, भाई बुनाई करना, कपड़ा काटना, ये सब प्रोसेस होती है ना, एक धागे से जब कपड़ा बनता है, स्पिनिंग एंड वीविंग, तो कैसे काम होता था? फैक्ट्री के अंदर होता था, यानी उस टाइम पे वर्कशॉप्स हुआ करती थी, और किसके अंडर में होता था? एक स्पेशल ऑफिसर होता था। Widows, young men who are differently able, nun, mother of courtesans, retired women servant of the king, women who have retired from the service in temple may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। तो किन मटेरियल का यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए? वूल का, बार्क, कॉटन, हेम्प या फ्लेक्स का, ठीक है। और कौन कौन लोग काम करते थे, तो इन्होंने ऊपर सारी कैटेगरी बताई है। फिर उसी तरीके से इनको पे किया जाता था। Women who are not permitted to leave their home can send maid servants to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। जिन women को उस टाइम पे अलाउ नहीं था कि वो घर से बाहर जाएं, तो वो घर में ही बना के और वापस उनको भेज देती थी, जो ऑफिशियल थे, यानी घर में बना के कोई ना कोई रिसीव करके उनको दे देता था। Women who can visit the workshop, जो वर्कशॉप में जाके काम कर सकती हैं, should go at dawn to give their work and receive their wages। वो मतलब जब सूर्यास्त होता था तो जाके अपने wages कलेक्ट कर लेते थे। There should be enough light to examine the work। और अच्छे से उनका काम सुपरिंटेंडेंट एग्जामिन भी करता था, और जो गलत काम करेगा उसको क्या किया जाता था? पनिश भी किया जाता था। अब यहाँ पे एक बात दी गई है, इफ़ अ वीमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। इतना तगड़ा पनिशमेंट था उस टाइम पे कि अगर कोई वीमेन सही से काम नहीं करती है तो उसको एक तो फाइन देना पड़ेगा, साथ में हो सकता है उसका अंगूठा भी काट दिया जाए। तो आपको इस वाले पैराग्राफ से क्या पता चला? इस वाले पैराग्राफ से उस टाइम पे वीमेन सिचुएशन का हमें पता चला कि वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब हम देखते हैं एक पॉटरी का टाइप है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। NBPW एक हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर है विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। जब पॉटरी बनाई जाती है, यानी मिट्टी के घड़े या कोई भी पॉटरी, कोई भी डिज़ाइन बनाया गया, तो उसी का एक टाइप है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। The potter used to expose the earthenware to very high temperature in his kiln which resulted in the blackening of its outer surface। तो क्या करता था, जो भी पॉटरी थी उसको इतने हाई टेम्परेचर पे
गरम किया जाता था कि उसका सरफेस पूरा कैसा पड़ जाता था, काला, फिर उस पर लाल कलर से डिज़ाइंस को उकेरा जाता था। अ फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गेव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन। अब वो थोड़ा रफ होगा तो उसको पॉलिश करने के लिए एक फाइन ब्लैक स्लिप भी उसके ऊपर लगाई जाती थी। अब हम एक साउथ की सिटी के बारे में पढ़ते हैं, अरिकामेडु। क्या है? अरिकामेडु। तो हम अरिकामेडु को देखेंगे, ये कहाँ पर है? आज पुडुचेरी में है। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर 2200 से 1900 साल पहले की बात करें, आज से 2200 से 1900 साल पहले, तो अरिकामेडु भी एक कोस्टल सेटलमेंट था, यानी कि ये कोस्टल एरिया था जहाँ पे ट्रेड हो सके। वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स, अ मासिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। यहाँ पे हमको एक फैक्ट्री की तरह जो एक वर्कशॉप है, वेयर हाउस, उसका भी एविडेंस मिला है। और क्या क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ पे? हमें पॉटरी मिली है मेडिटेरेनियन रीजन से, ठीक है, सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडल जार डेट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। इससे क्या पता चलता है कि बाहर से जो सामान यहाँ पे आके उतरता होगा, तो उन्हीं में से एक चीज़ का एविडेंस मिला है हमें। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज एरेटाइन वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर आर सिटी इन इटली। इस तरीके के जो पॉटरी मिली है उसको क्या बोलते हैं? एरेटाइन वेयर। ये इटली की है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिज़ाइंस वर यूज्ड। रोमन लैम्प्स थे, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सब हमें इस साइड से मिले हैं। कहने का मतलब ये है, अरिकामेडु पुडुचेरी में आज के लोकेटेड है, और यहाँ से हमको ट्रेड के एविडेंस मिले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एरेटाइन पॉटरी मिली है जो इटली की है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे भारत का मेडिटेरेनियन एरिया से भी व्यापार हुआ करता था। Small tanks have been found that were probably dyeing wets used to dye cloth. There is a plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stone and glass. साथ में और किस किस चीज़ का एविडेंस मिला है हमको क्लोथ डाइंग के एविडेंस मिले हैं कि कपड़ों को मतलब रंगा जाता था, डाई किया जाता था, और बीड्स मिली हैं जो बहुत ही सेमी प्रीशियस स्टोन की थी, जिनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स या किसी भी काम में किया जाता होगा। अब लास्ट आपका इस चैप्टर में एक बॉक्स जो था उसको हम देख लेते हैं। फाइंड रोम ऑन मैप 6। रोम आपको पता है कहाँ पर है? रोम कहाँ पे सिचुएटेड है? इटली के अंदर, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप। ये यूरोप की सबसे क्या है? ओल्डेस्ट सिटी है। इटली की कैपिटल है रोम, एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज़ इन गंगा वैली। उस टाइम पे जब गंगा वैली में जो सिटीज़ डेवलप हो रही थी, उसी टाइम पे रोम में जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही थी। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया। तो रोम किसकी कैपिटल रही है? एक ऐसे एम्पायर की कैपिटल रही है जो एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? नॉर्थ अफ्रीका में भी, यूरोप में भी, वेस्ट एशिया में भी वो फैला हुआ था। अब यहाँ पे एक बात की गई है, ऑगस्टस, वहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। जैसे आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हैं, ऐसी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? ऑगस्टस, ठीक है। वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर बोला गया। देखो उसको किंग भी नहीं, एम्परर, सम्राट था वो, जो 2000 ईयर्स पहले उसने शासन किया, यानी 600 BC के आसपास। सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। उसको रोम एक ईंटों के शहर के रूप में मिली थी, लेकिन उसने उसे किस में बदल दिया? मार्बल से सजा दिया। तो ही एंड लेटर रूलर बिल्ड टेम्पल एंड पैलेसेस, उन्होंने टेम्पल बनाए, पैलेसेस बनाए, ठीक है। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फी थिएटर्स, ओपन एरिनाज सराउंडेड बाई टीयर्स ऑफ सीट्स। इन्होंने थिएटर बनवाए वहाँ पे, ठीक है, ओपन थिएटर्स, वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड ऑफ शोज, पब्लिक बात थे, विद सेपरेट टाइमिंग फॉर मैन एंड वीमेन। देखो सेपरेट टाइमिंग एंड मैन एंड वीमेन का मतलब है वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन था मैन एंड वीमेन में, क्योंकि वीमेन अलग टाइम पे आती थी और मैन अलग टाइम पे। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, ह्यूज एक्विडक्ट्स, चैनल्स टू सप्लाई वाटर, यानी एक्विडक्ट यानी जहाँ से पानी की सप्लाई की जा सके, पानी का सप्लाई हो सके, उस तरीके के चैनल्स भी थे। वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, ताकि प्रॉपर सिटी के अंदर पानी जा सके, नहाने के लिए,
टॉयलेट्स, फाउंटेन्स में, ये सब। यानी कि इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो रोम थी उस टाइम पे, जब ऑगस्टस एम्परर था, तो वो सिटी भी प्रॉपरली प्लान्ड थी। जैसे हमने हड़प्पा मोहनजोदारो को देखा है कि वहाँ पे टाउन प्लानिंग प्रॉपर थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ऐसे ही रोम सिटी को प्लान किया गया है। ओपन थिएटर्स थे, प्रॉपर एक्वीडक्ट्स थे, ताकि सिटी में कभी भी पानी की कमी ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन पोस्ट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।